नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। पिछले कुछ दिनों से लगातार देश की सियासत के केंद्र में बने महाराष्ट्र में अब सियासी तस्वीर साफ हो गई है और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिल के अरमान जो हैं वो आंसुओं में बह गए। एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले बैठे एकनाथ शिंदे ने अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए भरसक प्रयास किए। नाराजगी और रूठने से लेकर आउट ऑफ रीच होने और अचानक स्वास्थ्य खराब होने की बात कहकर मेडिकल लीव तक लेना, जब तक संभव हो सका एकनाथ शिंदे अलग अलग तरीके से अपनी दावेदारी जताते रहे। लेकिन शायद इस बार बीजेपी ये प्रण करके बैठी थी कि शिंदे का एक भी दाव नहीं चलने देगी और प्रदेश की कमान देवेंद्र फडणवीस के ही हाथों में रहेगी। कहने को तो एकनाथ शिंदे ने नतीजों के 2-3 दिन बाद ही एक प्रेस वार्ता करके ये साफ कह दिया था कि उन्हें बीजेपी और पीएम मोदी का हर फैसला मंजूर होगा और वो राह में कोई रोड़ा नहीं बनेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत में कहाँ कुछ जाता है और होता कुछ है, और भले ही शिंदे ने दबे मन से ये बातें बोल दी हों, लेकिन उनके दिल में ये प्रबल इच्छा थी कि वो फिर से प्रदेश की गद्दी पर बैठे। इसके लिए लगातार उनके समर्थकों की ओर से भी ये बात कही जाती रही कि जनता उन्हें बतौर सीएम ही देखना चाहती है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के मुखपत्र सामना में तो यहाँ तक दावा किया गया कि एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के सामने ये गुहार लगाई थी कि उन्हें सिर्फ 6 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन बीजेपी इस पर भी राजी नहीं हुई। शिंदे को ये उम्मीद थी कि शायद उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स और उनके खराब स्वास्थ्य को ही देखते हुए बीजेपी बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दे। लेकिन ये संभव नहीं हो सका क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र की सियासत में काफी भिन्नताएं हैं। नतीजा, कल जब बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा और उसका बीजेपी के सभी विधायकों और बाद में महायुति के सभी विधायकों ने एक साथ समर्थन किया और ये फैसला हो गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, तो एकनाथ शिंदे के दिल के अरमा पूरी तरह से आंसुओं में बह गए। बेशक एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के लोग ये मान रहे थे कि महाराष्ट्र में भी बिहार वाला फॉर्मूला लागू होना चाहिए क्योंकि इस जीत में एकनाथ शिंदे की बहुत ज्यादा अहम भूमिका है और वो सरकार को एक संतुलन प्रदान करेंगे। लेकिन अगर बिहार और महाराष्ट्र को देखें तो मालूम पड़ता है कि आखिर क्यों महाराष्ट्र में बिहार मॉडल लागू नहीं हो सका और एकनाथ शिंदे बहुत कोशिशों के बाद हाथ पैर चला लिए लेकिन मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं जिन्होंने शिंदे के अरमानों को आंसुओं में बहा दिया। महाराष्ट्र में बिहार मॉडल लागू ना होने की सबसे बड़ी वजह है बिहार में भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा ना होना। भले ही मौजूदा वक्त में भाजपा ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम दे रखे हो, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसको आगे करके बीजेपी चुनाव में ताल ठोक सके और फिर जीत हासिल कर सके। लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा के पास देवेंद्र फडणवीस जैसा एक बड़ा चेहरा है जो अपने दम पर बीजेपी को सत्ता में लाने का मादा रखता है और इस बार भी ये करके दिखाया है। जबकि बिहार में बीजेपी सीटें भले नीतीश कुमार से ज्यादा जीती हों, लेकिन उसके पास चेहरा नीतीश कुमार के बराबर का भी नहीं था, जो कि बीते 5 सालों में भी बीजेपी तैयार नहीं कर पाई है। सम्राट चौधरी भले ही खुद को एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर आगे रखते हों, लेकिन उनकी पकड़ अभी भी प्रदेश के कुछ एक क्षेत्र तक ही सीमित है। पहले सुशील मोदी बीजेपी का बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनकी पकड़ भी संगठन में तो थी, लेकिन जमीनी स्तर पर वो जनता से उतना ज्यादा जुड़ नहीं पा रहे थे। इसके बाद बीजेपी के पास बिहार में नीतीश कुमार की टक्कर का एक भी नेता नहीं है, इसीलिए बीजेपी वहां बड़े भाई बनकर त्याग करने पर मजबूर हो गई। लेकिन महाराष्ट्र में हालात बिल्कुल अलग हैं। यहाँ देवेंद्र फडणवीस के रूप में एक बड़ा चेहरा है जो महाराष्ट्र में काफी दिनों सक्रिय रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी दोनों ही में उनकी बराबर पैठ है। यही नहीं, राज्य की राजनीति में महायुति ही नई महाविकास अघाड़ी में भी उनकी जबरदस्त पहुंच है। विधानसभा चुनावों में उन्होंने राज्य भर में अकेले चुनावों की कैंपेनिंग की है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं भी उनके द्वारा ही की गई, जबकि बिहार में आज भी दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की चमक इतनी नहीं है कि नीतीश कुमार के प्रभाव को वो कम कर सके। दोनों डिप्टी सीएम के अलावा भी बिहार बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो केंद्रीय नेतृत्व के बिना बिहार में बीजेपी को खड़ा कर सके।
इस बात को महाराष्ट्र में बिहार मॉडल की मांग करने वाले शिवसेना नेता भी समझ गए हैं और एकनाथ शिंदे भी। इसीलिए ना चाहकर भी उन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ा। दूसरी वजह यह भी है कि नीतीश कुमार जैसे नेता की तुलना जो है वो एकनाथ शिंदे से नहीं की जा सकती, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के एक बहुत पुराने चावल हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की सियासी जमीन ही विश्वासघात और मौका परस्ती से शुरू हुई है। नीतीश कुमार की हैसियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो देश के उन कद्दावर नेताओं में से हैं जो कभी पीएम पद के दावेदार रहे हैं। आज की तारीख में भी अगर वो एनडीए में नहीं होते तो उन्हें पीएम पद के एक दावेदार के रूप में देखा जाता। इंडिया गठबंधन का जो रूप आज सबके सामने दिख रहा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ही दिमाग था। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार का ना केवल ब्रेन चाइल्ड है, बल्कि उन्हीं के प्रयासों से एक ये रूप हो सकता था। देश भर के विपक्षी नेताओं को एकजुट करना उन्हीं के वश में था। उसके अलावा बिहार में अति पिछड़ों के रूप में एक नया वोट बैंक भी उन्होंने तैयार किया है, जिसके बल पर करीब 2.5 दशक से वो बिहार पर राज कर रहे हैं। इस तरह बिहार में नीतीश कुमार के नीचे काम करना नेताओं के लिए सम्मानजनक बन जाता है। लेकिन एकनाथ शिंदे को अभी नीतीश कुमार बनने में बहुत खून पसीना बहाना होगा। एकनाथ शिंदे को बिहार का सीएम इसलिए नहीं बनाया गया था कि वो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं या एक कुशल प्रशासक हैं, बल्कि वो समय की मांग थी। महाराष्ट्र में भाजपा ने इस बार जो है वो एकनाथ शिंदे को अपना या महायुति का चेहरा बनाया भी नहीं था और ना ही उनके नाम पर चुनाव मैदान में उतरी थी। चुनाव के वक्त भी बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते वक्त भी अमित शाह ने ये साफ कर दिया था कि फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जिसका मतलब साफ था कि अभी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नतीजों के बाद कौन होगा ये वक्त ही बताएगा। देवेंद्र फडणवीस ने भी यही कहा था कि नतीजों में जिसकी ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री वही होगा। यही हुआ भी है, जबकि बिहार में भाजपा नीतीश कुमार को ही आगे करके चुनाव मैदान में उतरी थी। महाराष्ट्र में चुनाव अभियान के दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट कहा था कि मुख्यमंत्री का निर्णय चुनाव परिणामों पर आधारित होगा, जिससे साफ था कि महाराष्ट्र में बीजेपी कहीं ना कहीं पहले से ही ये मन बना के चल रही थी कि एकनाथ शिंदे का सफर बतौर सीएम यहीं तक था। उसने वही किया भी। महाराष्ट्र में बिहार मॉडल लागू ना करने के पीछे एक वजह यह भी थी कि बिहार वाली गलती महाराष्ट्र में करके बीजेपी पछता ही रही है, इसीलिए अब दोबारा गलती नहीं करनी चाहेगी। दरअसल महाराष्ट्र की जीत में अहम भूमिका निभाने वाली लाडली बहन योजना का पूरा श्रेय एकनाथ शिंदे ने ले लिया है। शिंदे ये साफ कह चुके हैं कि ये योजना उनका ही ब्रेन चाइल्ड थी और इसने जीत में अहम भूमिका भी निभाई। बेशक सरकार जो है वो एनडीए की थी और योजना लागू करने का फैसला पूरी सरकार का था, लेकिन जिस तरह से योजना की सफलता का पूरा श्रेय अकेले शिंदे ने ले लिया, बीजेपी को कहीं ना कहीं ये रास नहीं आया। क्योंकि इसी तरह जो है बिहार में भी जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू हो रही हैं उसका श्रेय नीतीश कुमार के जा रहा है, जबकि 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के हैं। ऐसे में बीजेपी अब बिहार वाली गलती दोबारा महाराष्ट्र में तो नहीं करना चाहेगी, राइट सी बात है। इसलिए उसने इस बार शिंदे की एक ना चलने दी और देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया। महाराष्ट्र में बिहार मॉडल लागू न होने की एक वजह यह भी थी कि बिहार में नीतीश कुमार के नीचे रहने के लिए बीजेपी की मजबूरी यह है कि वहां एक सशक्त विपक्ष के रूप में आरजेडी मौजूद है। आरजेडी को सरकार में आने के लिए मात्र 9 विधायकों की जरूरत है। बिहार में आरजेडी और बीजेपी के पास विधायकों की संख्या करीब करीब जो है वो बराबर ही है। जेडीयू के आने के बाद भी बिहार में एनडीए के पास मात्र 6 विधायक ही बहुमत से ज्यादा है, जबकि महाराष्ट्र में आज ऐसी स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत स्थिति में है और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के पास बीजेपी के साथ रहने के अलावा दूसरा कोई मजबूत विकल्प नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी 132 विधायकों के साथ दूसरी पार्टियों के मुकाबले बहुत ज्यादा आगे है, इसीलिए नैतिक रूप से भी महाराष्ट्र में उसका सीएम बनने का अधिकार बनता है। फिलहाल अब जब तय हो गया है कि महाराष्ट्र की कमान एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के हाथों में रहेगी, तो देखने वाली बात यह होगी कि एकनाथ शिंदे किन शर्तों पर माने हैं। क्या वो गृह मंत्रालय अपने पास रखने में सफल हो गए हैं या यहां भी उनके अरमानों को झटका ही लगा है। और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि महायुति सरकार बनाने तो जा रही है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की ये सरकार पूरे 5 साल स्थिर रहेगी या फिर नहीं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही है और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।